पेपर 1 के 8 एमसीक्यू क्वेश्चंस कैम्ब्रिज की वेबसाइट के ऊपर एज प्रैक्टिस वर्क शेयर्ड थे, उनको डिस्कस करेंगे। और 3 क्वेश्चन जो स्पेसिमेन पेपर 123 का शेयर्ड था, उसमें क्वेश्चन 38, 39, 40 वो भी स्पेस फिजिक्स से रिलेटेड हैं, उनको डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग विद द वेरी बेसिक, ऑर्बिट ऑफ अर्थ अप्रोक्सीमेटली 365 डेज का होता है, मतलब 1 ईयर में प्लेनेट अर्थ अपना एक ऑर्बिट सन के अराउंड कंप्लीट करती है। पाथ ऑफ अर्थ अराउंड द सन, फॉर्म ऑफ एन इलिप्स, इलिप्टिकल है, ओवल है, सन के अराउंड। इफ वी ड्रॉ द सन इन द मिडल एट द सेंटर पॉइंट एंड वी ड्रॉ द प्लेनेट अर्थ एट अ सर्टेन डिस्टेंस, तो हम कंसिडर कर रहे होते हैं कि प्लेनेट अर्थ इज मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट, लेकिन एक्चुअली इट इज इलिप्टिकल। असल में वो कुछ इस तरह का है। इस इलिप्टिकल में 4 पॉइंट्स प्लॉट किए जा सकते हैं, पॉइंट ए, बी, सी एंड डी। आप देखो कि बी और डी क्वाइट ऑपोजिट टू ईच अदर। यहाँ पे जो डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट अर्थ है फ्रॉम द सन, दैट इज ऑलमोस्ट द सेम। इनको हम इक्विनॉक्स पोजिशंस कहते हैं। और अगर आप देखो डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट अर्थ एट पॉइंट ए एंड पॉइंट सी, तो दिस इज नॉट इक्वल। सी के ऊपर डिस्टेंस काफी ज्यादा हो चुका होता है ए के मुकाबले में। एंड दिस इज द होल रीजन कि व्हाई देयर आर 4 सीजन्स इन 1 ईयर। ओके, लेकिन अगर हम बात करते हैं सिर्फ, मान लें कि प्लैनेट अर्थ इज मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट विच इज द ग्रीन वन I've drawn here, तो इस ग्रीन सर्कल के लिए इफ द पर्पल डॉट इज एट द सेंटर, तो यू कैन से कि फिर यहां से यहां तक इस ग्रीन सर्कल का, इसे हम रेडियस कह देते हैं। ओके, अगर ये रेडियस है तो बेटे अगर ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ से अगर प्लेनेट अर्थ मूव कर रही है, तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि जब वो पूरा एक ऑर्बिट पूरा करेगी, तो दैट विल बी इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द गिवन सर्कल, एंड दैट कैन बी कैलकुलेटेड विद द फॉर्मूला 2 पाई आर। अ मून इज अ सैटेलाइट विद सर्कुलर ऑर्बिट। तो यहाँ पे बेटे 2 पॉइंट्स नोट कर लें। सन के अराउंड जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं उन्हें हम प्लैनेट्स कहते हैं। वो प्लैनेट्स ड्वार्फ प्लैनेट्स भी हो सकते हैं, और अगर वो ड्वार्फ प्लैनेट से भी छोटे साइज के हैं, मून से भी छोटे साइज के हैं ऑब्जेक्ट्स, बट दे आर मूविंग अराउंड द सन, तो हम उन्हें एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। ओके, इफ अ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट इज मूविंग अराउंड अ प्लैनेट, तो फिर उसे हम या तो नेचुरल सैटेलाइट कहेंगे, और या फिर हम उसे मून कह देंगे। ओके, प्लैनेट अर्थ का एक मून है विच इज ऑलमोस्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 400,000 kilometers from planet Earth and moving in almost a circular orbit. Dark side of the moon, इसका मतलब ये है कि planet Earth में आप दुनिया में किसी भी मुल्क में चले जाएं, जब आप सन को ऑब्जर्व करते हैं, इट इज अ फुल मून, तो उसके ऊपर ऑलमोस्ट आपको सेम पैटर्न नजर आता है। इसका मतलब ये है कि जो साइड जमीन की तरफ रहती है हमेशा मून की, इट इज द सेम साइड बेसिकली। ये इस लिहाज से इसकी रोटेशन और अपने एक्सिस के अराउंड और प्लेनेट अर्थ के अराउंड है कि हमारे तरफ एक ही साइड रहती है। तो व्हाट अबाउट द अदर साइड? तो जो अदर साइड है हम उसे डार्क साइड कहते हैं, क्योंकि हमने कभी उसे देखा नहीं है। ओके, मून का कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी। आप अगर कोई वहां पे गाड़ी चलाते हैं, भागते हैं, तो आपको एयर रेजिस्टेंस फील नहीं हो सकती। नथिंग विल स्लो यू डाउन, बट देयर इज अ ग्रेविटेशनल फील्ड which is 1/6 of that of planet Earth. Earth axis is tilted 23.5. Just explaining कि when planet Earth is here at this point, for example, and I draw a vertical line like this, तो इस vertical के साथ if I measure an angle of 23.5, और planet Earth के सेंटर में से ये एंगल मेजर करके हम एक लाइन ये ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे एंगल बन रहा है 23.5 का। तो बेटे ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है,
लाइन ए से लेके बी तक, इसे हम कहते हैं कि दिस इज एक्सिस ऑफ प्लेनेट अर्थ, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड इट इज एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्रीज विद अ वर्टिकल लाइन। ये वाली वो वर्टिकल लाइन है जो हमने खुद से ड्रॉ की है। तो इसके साथ ये 23.5 के एंगल पे है, और इसके अराउंड प्लेनेट अर्थ जो है वो अपनी रोटेशन कर रही होती है। ओके। एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है ऑर्बिटल स्पीड। जैसे हमने बात की सन की, और हमने ये कहा कि इफ प्लेनेट अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन इन अ सर्कुलर ट्रैक, तो अपना ये एक साइकिल, इफ इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, और यहां से ये अपने पूरे एक ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए, जो हमें पता है कि इट टेक्स 1 ईयर, तो ये पूरा साइकिल कवर करने के लिए डिस्टेंस कितना होगा जो प्लेनेट अर्थ कवर करेगी? 2 पाई आर। इसमें याद रखना जो आर है वो मीटर्स में होना चाहिए। और इस ग्रीन सर्कुलर ट्रैक के लिए दैट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड प्लेनेट अर्थ, इसे हम आर कंसिडर कर सकते हैं। ओके। अगर हम इसके पूरे ऑर्बिट को सर्कल कह रहे हैं तो ऑब्वियसली सेंट्रल पॉइंट सन है, डिवाइडेड बाय 1 ईयर, 365 डेज बेसिकली। तो हम इसको सेकेंड्स में चेंज करेंगे, और ये जो आर है ये हमें मीटर्स में सब्स्टिट्यूट करना है। इफ वी डू सो, वी विल गेट द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ प्लेनेट अर्थ अराउंड द सन। 365 डेज हैं, तो बेटा जब टाइम की कन्वर्जन करनी है, याद रखना डेज से छोटी यूनिट क्या होती है? 1 डे। तो डे से छोटी यूनिट आवर्स है। 24 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आवर्स बन जाते हैं। अब आपके पास जो आंसर आ जाता है विच इज बेसिकली आवर्स, उसको 60 से मल्टीप्लाई फर्दर करना है। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपके पास ये पूरे का पूरा टाइम मिनट्स में चेंज हो चुका है। जो आंसर आता है फर्दर उसको 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। एज वी नो दैट देयर आर 60 सेकेंड्स इन ईच मिनट। तो जब आप दोबारा 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अब आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा, दिस इज 1 ईयर कन्वर्टेड इन सेकेंड्स। तो ये टाइम आप यूज करेंगे, और 2 पाई आर जितना भी रेडियस है इन मीटर्स डिवाइडेड बाय दिस टाइम इन सेकेंड्स, यू विल गेट ऑर्बिटल स्पीड ऑफ प्लेनेट अर्थ। ठीक है। लाइट ईयर, अनदर इंपॉर्टेंट टर्म दैट यू शुड नो। वैसे बेटे हम बात कर रहे होते हैं ईयर, मंथ, डे, आवर, मिनट, सेकेंड, ये सारी टाइम की यूनिट्स हैं। ठीक है। लाइट ईयर में भी ईयर की टर्म आ रही है, लेकिन जब हम लाइट ईयर बोलेंगे तो ये टाइम की नहीं बल्कि ये डिस्टेंस की यूनिट है। हमने तो डिस्टेंस में पढ़ा हुआ है मीटर्स, किलोमीटर, सेंटीमीटर्स। तो लाइट ईयर इज अ वेरी लार्ज, यू कैन से, यूनिट। कैसे? तो बेटे स्पीड ऑफ लाइट इज 3.0 इंटू 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब लाइट ट्रेवल्स 3.0 इंटू 10 raised to the power 8 मीटर्स इन ईच सेकेंड। तो एक सेकंड में ही इतना डिस्टेंस कर देती है, तो एक मिनट में कितना डिस्टेंस करेगी? ऑब्वियसली 60 टाइम्स ऑफ इट। और एक आवर में कितना करेगी? एक डे में कितना करेगी? तो बेटे अगर हम वो डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें, दैट लाइट ट्रेवल्स इन 1 होल ईयर, अगर एक स्ट्रेट लाइन में लाइट ट्रेवल करती जा रही है तो एक साल में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? स्पीड ऑफ लाइट, डिस्टेंस कवर्ड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन 1 ईयर्स टाइम। ओके। अब आप सी की जगह पे लिख दो 3.0 इंटू 10 raised to the power 8। 1 ईयर, ये याद रखना कि इसको 1 से मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि 1 ईयर में देखना है कि सेकंड्स कितने होते हैं, और वो जो सेकंड्स होते हैं उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना, जितने सेकंड होते हैं एक ईयर में। जब आप इसको शिफ्ट करते हैं ना टाइम को ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन, तो ये स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, एंड व्हाट यू विल गेट इज द डिस्टेंस कवर्ड। और इस डिस्टेंस को हम कहेंगे 1 लाइट ईयर। एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स, ये आपका एमसीक्यू आ सकता है, थोड़ा इंफॉर्मेशन नॉलेज बेस्ड होगा। एस्ट्रॉइड के ऊपर मैंने थोड़ा सा आपको बताया है। रॉक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, किसी ऑर्बिट में मूव कर सकते हैं। ऑर्बिट सर्कुलर भी हो सकता है, एलिप्टिकल भी हो सकता है, और एट टाइम्स ये अपने ऑर्बिट से निकल के हे वायर भी मूव कर सकते हैं। मतलब ये किसी एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी ग्रेविटी।
कॉमेट्स ऑन द अदर हैंड दे आर नॉट रॉक लाइक स्ट्रक्चर्स। तो अगर कॉमेट्स जो हैं वो रॉक लाइक स्ट्रक्चर नहीं है तो वो क्या है? आइस एंड डस्ट, कुड बी फ्रोजन गैसेस एज वेल। और एस्ट्रॉइड्स की कोई टेल हमें नजर नहीं आती, लेकिन जब भी हम कॉमेट्स को ऑब्जर्व करते हैं तो इनकी टेल्स ऑब्जर्व होती हैं। ओके, it seems like some small dot with a tail moving in the universe। और उसके अलावा एक और डिफरेंस है कि जो कॉमेट्स हैं ये हमेशा एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में मूव कर रहे होते हैं। ओके, यहाँ पे एक और पॉइंट समझ लें जो आपके एमसीक्यू के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, और वो ये है कि सन के अराउंड लेट्स कंसिडर एलिप्टिकल ऑर्बिट में एक कॉमेट है जो मूव कर रहा है। 4 डिफरेंट पोजीशन में उसकी ड्रॉ कर देता हूँ। पोजीशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो बेटे आप अगर डिस्टेंस मेजर करेंगे तो पॉइंट नंबर 3 पे ये डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। हमने ये पढ़ा हुआ है कि सरफेस से, किसी भी सरफेस से अगर हमारे पास कोई एक मैस है और हम उसको दूर लेके जाते हैं, जितना हाइट पे लेके जाते हैं, हाइट इंक्रीज करते हैं, तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है एज इट गोज अवे फ्रॉम द सरफेस। तो हम mgh फॉर्मूला अप्लाई करके उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। कीपिंग दैट कॉन्सेप्ट इन माइंड, हम अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट नंबर 3 के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पोजिशन ऑन 1। क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो थोड़ा होता है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लो होती है, यहाँ पे हाई होती है। तो बेटे जहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है तो वो किसी दूसरी फॉर्म में कुछ पोर्शन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो चुका होता है। ओके, और वो फॉर्म होती है हमेशा हमारे पास 1/2 mv², जिसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ये यहाँ पे ज्यादा होती है, और पोजीशन नंबर 3 के ऊपर 1/2 mv² जो है ये लो होती है। सिंपल वर्ड्स में, जब ये यहाँ पे मूव कर रहा होगा तो इसकी स्पीड लो होगी, और जब ये यहाँ पे मूव कर रहा होगा 1 के ऊपर तो इस जगह के ऊपर इसकी जो स्पीड है, हाई स्पीड। तो जब ये 3 से मूव करके 4 पे आएगा तो आप देखें कि अगर 4 का डिस्टेंस कम हो चुका है तो डिस्टेंस कम होने की वजह से उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब ये है कि उसकी स्पीड वहां पे ज्यादा होगी। ओके, लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार नेबुला is a term used for a huge cloud of atoms, molecules, dust particles, heavy metal particles। तो बेटे स्पेस में बहुत ज्यादा जब ये पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं, लाइक दे फॉर्म अ क्लाउड, वेरी ह्यूज क्लाउड, मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स पे ये इसकी एक्सपेंशन हो सकती है। अगर वहां पे कोई और ग्रेविटी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल ना हो तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप आगे चल के पढ़ेंगे कि हर एक मैस, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, वो दूसरे मैसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये मैस भी एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, और जहाँ पे ये ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं वहां पे वो क्लस्टर करके ये सारे के सारे जो पॉइंट इन ये मैंने पॉइंट्स ड्रॉ किए हैं, जो जितने पार्टिकल्स हैं वो सारे इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, एंड देन देयर इज अ टाइम कि ये क्लाउड किसी एक जगह के ऊपर बहुत ज्यादा डेंस हो जाता है, थिक हो जाता है, और मैसिव होने की वजह से यहाँ पे ये पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर इतना प्रेशर अप्लाई करते हैं कि एटॉमिक लेवल पे इनमें चेंजेस आने लग जाते हैं। जब दो एटम्स इतने ज्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन की वजह से भी, और फिर लेट्स से कि जो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं ना इनसाइड द कोर, उनके ऊपर तो इन सब की भी फोर्स अप्लाई हो रही होती है। ओके,
तो इसकी वजह से उनके जो एटम के अंदर न्यूक्लियाई हैं, न्यूक्लियस है उनके, वो न्यूक्लियाई भी एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि वो, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास हाइड्रोजन गैस एग्जिस्ट कर रही है, तो वो हाइड्रोजन के जो न्यूक्लियस हैं वो इतने करीब आ जाते हैं और इतने जोर से वो प्रेस होते हैं कि वो मिल के एक बड़ा न्यूक्लियस फॉर्म कर लेता है। अब हमने पढ़ा हुआ है कि अगर उसमें एक प्रोटॉन है तो हम उसे हाइड्रोजन कहते हैं, लेकिन अगर प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर दो हो जाएंगे तो हम उसे हाइड्रोजन नहीं कहेंगे, फिर हम उसे हीलियम कहेंगे। तो जब हाइड्रोजन प्रेशर की वजह से हीलियम में चेंज होने लग जाती है, वी कॉल दिस प्रोसेस एज फ्यूजन। और इसके साथ बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है, लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है फ्यूजन के प्रोसेस में। Heat- जब बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने लग जाती है, हीट की वजह से थर्मल एक्सपेंशन होती है। थर्मल एक्सपेंशन मतलब जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट अप करते हैं तो उसके पार्टिकल्स एक्सपैंड होते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो अब इसमें दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक वो फोर्स है जो ग्रेविटी की फोर्स है जो उनको करीब लेके जाना चाह रही है, प्रेशराइज कर रही है, और अब हीट प्रोड्यूस होने की वजह से एक वो फोर्स है जो उनको एक्सपेंड करना चाह रही है, अवे करना चाह रही है। तो जब ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं, ऑलमोस्ट बैलेंस हो जाती हैं, तो दिस इज कॉल्ड द स्टेबल टाइम फॉर स्टेबल फेज ऑफ अ स्टार। इससे पहले वो प्रोटो स्टार होता है जब वो क्लस्टर कर रहे होते हैं, और उससे पहले वो नेबुला होता है। अब उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द स्टार, हमारा स्टार मीडियम स्मॉल साइज है जो सन है, तो जो बहुत बड़े होते हैं वो रेड जाइंट बनने के बाद वो ये ट्रैक अपनाते हैं, और उसके बाद वो एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिससे मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द स्टार इट डिस्पर्सेस इन द स्पेस और एक नया नेबुला बन जाता है। और उस नेबुला के बीच में कहीं पे या तो फिर एक न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा या फिर ब्लैक होल बन जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन द साइज। जैसे हमारा सन है तो एक्सपेक्टेड ये है कि इसमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन तो नहीं होगा शायद, लेकिन प्लानिटरी नेबुला फॉर्म होगा और फिर फाइनली एक ब्लैक ड्वार्फ जो है वो एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। ओके। यहाँ पे इफ आई एम मिसिंग एनी पॉइंट, हाँ, रेड जाइंट ये वो फेज होता है बेटे कि जब आपकी जितनी की हाइड्रोजन है, ये सारी की सारी हाइड्रोजन यूटिलाइज हो जाती है, एंड ये कन्वर्ट हो जाती है सारी हीलियम में। अब हीलियम क्या करती है कि अब हीलियम के जो एटम्स हैं वो भी एक दूसरे के इतने प्रेस होने लग जाते हैं कि फिर वो हीलियम से लिथियम एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ, और करते 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 ये आयरन में चेंज होने लग जाती है। तो ये वो सारा प्रोसेस है हीलियम से आयरन तक पहुंचने का जो रेड जाइंट में हो रहा होता है। और हाइड्रोजन से हीलियम में पहुंचने का जो प्रोसेस है ये हमारे स्टेबल स्टार को हम कहते हैं। जैसे सन है तो सन इज इन इट्स स्टेबल फेज ऑफ लाइफ। रेड शिफ्ट। अच्छा बेटे यहाँ पे समझ लें कि लाइट जो है दैट इज मेड अप ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स: वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। रेड की जो फ्रीक्वेंसी है ये सबसे कम है, लो फ्रीक्वेंसी, और इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा। वॉयलेट की हाई फ्रीक्वेंसी होती है और इसकी वेवलेंथ बिल्कुल छोटी होती है। इसी तरह से इंडिगो की वेवलेंथ इससे जरा बड़ी होती है, ब्लू की वेवलेंथ उससे बड़ी होती है, ग्रीन की वेवलेंथ उससे बड़ी होती है। वेव्स है ना सारी, तो जो वेव्स होती हैं वो इस तरह से मूव कर रही होती हैं। तो एक क्रेस्ट के टॉप पॉइंट से दूसरे तक हम इसे एक वेवलेंथ कहते हैं। तो वॉयलेट में वेवलेंथ थोड़ी होती है लेकिन रेड में वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। अच्छा, अब एक टॉपिक आप आगे चल के पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसको हम कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। आपको सिर्फ इसका नाम पता है तो दैट इज फाइन। डॉपलर इफेक्ट ये है कि अगर आप किसी एक जगह पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेट से यूर स्टैंडिंग हेयर, और कोई साउंड की या लाइट की वेव्स हैं जो किसी सोर्स से प्रोड्यूस हो रही हैं और वो आपकी तरफ ट्रेवल कर रही हैं, ठीक है, आप उनको डिटेक्ट करेंगे, आंखों से देखेंगे अगर ये लाइट है, कानों से सुनेंगे अगर वो आवाज है। अच्छा, अगर हम इनके, क्योंकि ये तो हर एक डायरेक्शन में जा रही होंगी, ओके, तो अगर हम इनके वेव फ्रंट्स ड्रॉ करते हैं ये इस तरह से, और हम देखते हैं कि इसकी वेवलेंथ कितनी है, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मसला ये है कि अगर तो सोर्स स्टैटिक है, हम भी स्टैटिक हैं, हम हमारा जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा, तो हमें वो जो साउंड होगी वही सुनाई देगी।
जो लाइट होगी, जो कलर होगा उसका, रेड ग्रीन ब्लू, हमें वही नजर आएगा। मसला ये है कि अगर ये सोर्स हमारे करीब आने लग जाए या हमसे दूर आने लग जाए तो क्या होता है? फिर होता ये है कि अगर ये हमारे करीब आने लग जाएगा तो वो जो ये वाली वेवलेंथ की वेव है, उसकी सारी जो वेवलेंथ है वो हमें कंप्रेस होके नजर आनी शुरू हो जाएगी। वो हमें पहले से छोटी लगने लग जाएगी, वेवलेंथ कम होने लग जाएगी। ओके, इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास ग्रीन कलर की लाइट होगी, किसी सोर्स से एमिट हो रही है ना ग्रीन लाइट, उसकी एक वेवलेंथ है। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट मेरी तरफ मूव कर रहा है तो जो ग्रीन की वेवलेंथ है वो मुझे ग्रीन से कम लगने लग जाएगी, वेवलेंथ छोटी लगने लग जाएगी। तो जब हम वेवलेंथ को कम करेंगे तो इसका मतलब ये है कि फिर वो कलर हमें ग्रीन नहीं लगेगा, वो हमें ब्लू लगने लग जाएगा। तो ये कई दफ़ा हम इसको इमेजिन नहीं कर पाते क्योंकि ये रियल लाइफ में फिनोमेना हमने उस तरह से ऑब्जर्व नहीं किया होता, सुना नहीं होता। लेकिन एक इसकी छोटी सारी एग्जांपल है कि अगर एक एम्बुलेंस है वो आपकी तरफ ट्रेवल कर रही है, तो जब वो आ रही होगी, अगर वो उसका हूटर आवाज बना रहा है तो वो आवाज आते हुए आपको और तरह से लगती है, और जब आपसे वो अवे जा रही होती है तो आपको आवाज में थोड़ा सा फर्क लगता है, इफ यू हैव एवर नोटिस्ड इट। अदरवाइज आपके लिए याद रखना क्या जरूरी है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है वो एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे एग्जिस्ट कर रहा है और उसमें से लाइट प्रोड्यूस हो रही है, तो वो जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट होगी, जिस कलर की होगी, आपको वही सेम ऑब्जर्व होगा। लेकिन अगर वो सोर्स आपसे दूर जाने लग जाए, तो अगर वो ग्रीन लाइट की वेवलेंथ प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसके दूर जाने की वजह से ये वेवलेंथ स्ट्रेच हो जाती है। स्ट्रेच होने की वजह से उसकी जो वेवलेंथ है वो ग्रीन की बजाय इंक्रीज करके येलो या ऑरेंज या फिर रेड की तरफ उसका जो कलर है हमें नजर आने लग जाता है। तो इसमें ये जो एक शिफ्ट आ जाती है उसकी ओरिजिनलिटी में, और हमें बजाय उसका एक ओरिजिनल कलर नजर आने के, हमें इट सीम्स लाइक के द कलर हैज चेंज्ड टू अ लार्जर वेवलेंथ व्हेन द सोर्स इज गोइंग अवे, इज मूविंग अवे। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट बेसिकली क्यों कहते हैं? क्योंकि जब कोई चीज हमसे दूर जा रही होती है तो उसकी वेवलेंथ स्ट्रेच हो जाती है। अगर वो ब्लू वेवलेंथ है तो वो स्ट्रेच होके हमें थोड़ी लंबी जब हो जाएगी तो वो ग्रीन लगने लग जाएगी। अगर ग्रीन की वेवलेंथ एग्जिस्ट करती है हमारे पास इतनी, अगर वो ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है तो वो वेवलेंथ स्ट्रेच हो जाएगी, और स्ट्रेच होके वो हमें ग्रीन की बजाय वो कलर येलो नजर आने लग जाएगा। अगर वो पहले से येलो है तो मे बी वो हमें ऑरेंज लगने लग जाएगा। तो ये जो उसके कलर में एक शिफ्ट आता है, विच इज बेसिकली टूवर्ड्स द एंड पॉइंट विच इज रेड। क्योंकि ये शिफ्ट रेड की तरफ है इसलिए हम इसे रेड शिफ्ट कहते हैं। एक ब्लू शिफ्ट भी होती है। आप याद रखें कि इफ ऑब्जेक्ट इज कमिंग टूवर्ड्स यू तो देन इट इज अ ब्लू शिफ्ट, इट इज इफ इट इज गोइंग अवे तो देन इट इज अ रेड शिफ्ट। हमने जो ऑब्जर्व किया है पूरी गैलेक्सी में, तो उसमें और यूनिवर्स में भी जितने स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, उनसे आने वाली लाइट में एक रेड शिफ्ट एग्जिस्ट करती है। ओके, अच्छा उसको कैसे आप कह लो कि ये चीज़ ऑब्जर्व की गई है, ये हमारे सिलेबस के स्कोप से बाहर है। हमें सिर्फ ये याद रखना है, इफ समथिंग इज गोइंग अवे एंड प्रोड्यूसिंग लाइट, तो उस लाइट का हमें ओरिजिनल कलर नजर नहीं आता, बल्कि जो भी उसका ओरिजिनल कलर है, लेट्स से इफ इट इज ब्लू, तो हमें वो ब्लू की बजाय उसकी जो वेवलेंथ है वो स्ट्रेच हो जाती है, और स्ट्रेच होने की वजह से वो हमें या तो ग्रीन या तो येलो या तो ऑरेंज या तो रेड नजर आने लग जाती है। एंड ओवरऑल द स्ट्रेच बेसिकली शिफ्ट्स द कलर टूवर्ड्स रेड, इसलिए हम उसे रेड शिफ्ट कहते हैं। अच्छा, बिग बैंग थ्योरी इज अ कॉन्सेप्ट कि अगर हमें हर चीज में रेड शिफ्ट नजर आ रही है, हर चीज का मतलब है कि जितने भी स्टार्स और गैलेक्सीज स्टेलर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर उनमें रेड शिफ्ट है दैट मीन्स दे आर गोइंग अवे। अगर वो दूर जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं से तो दूर जाना शुरू हुए होंगे। अगर हम रिवर्स में जाएं तो 13 बिलियन अगर हम रिवर्स करें हर एक चीज को, तो देन इट सीम्स लाइक एवरीथिंग वाज अ सिंगल एट अ सिंगल पॉइंट। और फिर उसके बाद मे बी देयर वाज अ सुपरनोवा, और वो चीजें एक दूसरे से दूर जानी शुरू हुई, एंड एवरी डे दे आर गोइंग अवे एंड अवे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, और कुछ फर्दर ऐसे हैं जो हम क्वेश्चंस के साथ देख लेते हैं। Which row in the table correctly list galaxy, planet, star? Milky Way is the galaxy.
सोलर सिस्टम इज नॉट अ गैलेक्सी, तो सी और डी तो बेटे पॉइंट सही हो ही नहीं सकते क्योंकि ये गैलेक्सीज है ही नहीं। मिल्की वे इज अ गैलेक्सी, प्लेनेट मार्स भी प्लेनेट है, अर्थ भी प्लेनेट है, स्टार, तो मून इज नॉट अ स्टार, सन इज अ स्टार। स्टार क्या होता है कि जो अपनी लाइट प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो इस लिहाज से बी इज करेक्ट आंसर। द ऑर्बिट अराउंड द सन ऑफ अ कॉमेट is not circular, we know that. The distance between the sun and the comet, okay, आप देखो यहाँ पे वो बहुत थोड़ा डिस्टेंस है, यहाँ पे वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। एज वी हैव स्टडीड कि हमारे पास जब वो पी पे होगा तो उसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो बहुत ज्यादा होगी, और जब वो आर पे होगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम हो जाएगी, यहाँ पे वो बहुत ज्यादा होगी ड्यू टू द डिस्टेंस। तो जहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी वहां पे इसकी जो स्पीड है वो बहुत कम होगी, और जहाँ पे ग्रेविटेशनल कम हो जाएगी वहां पे फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। वेयर इन द ऑर्बिट इज द स्पीड ऑफ कॉमेट द ग्रेटेस्ट, तो स्पीड ग्रेटेस्ट कहाँ पे होगी? स्पीड ग्रेटेस्ट होगी जी आर पे, ओके। एंड वेयर इज द स्मॉलेस्ट, और सबसे कम स्पीड कहाँ पे होगी? वो होगी जी पी पे। स्पीड ग्रेटेस्ट एट आर, ये स्पीड स्मॉलेस्ट एट पी, तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मैं चाह रहा था कि इसको मैं थोड़ा सा एनलार्ज कर लूं, ओके। इसको यहाँ पे, ओके। अच्छा जी। The orbit around the sun of a particular asteroid, which is a dwarf planet, is not circular. Okay. The distance between the sun and asteroid varies as shown. ठीक है, इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। जीपी हमारी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, के ई हमारी काइनेटिक एनर्जी है, ओके। चलिए अब जरा देखिए कि उसने क्वेश्चन में क्या कहा है। Which energy transfer takes place asteroid moves from x to y? x कहाँ पे है? This is x and this is y। तो बेटे जब x से अगर हम डिस्टेंस देखते हैं और y से डिस्टेंस देखते हैं तो कौन सा ज्यादा है? ऑब्वियसली ये ज्यादा है। अगर ये ज्यादा है तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, और यहाँ पे क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पहले से कम हो गई है। अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कम हुई है इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, ओके। और जब वो y से z पे आएगा तो आप देखो कि अब डिस्टेंस और कम हो गया, इसका मतलब है GPE और ज्यादा कम हो जाएगी, और इसके कम होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाएगी, ओके। मूविंग फ्रॉम x टू y, GPE टू KE, यस। मूविंग फ्रॉम y टू z, GPE टू KE, दोनों दफा ये होगा। x से y पे जाएगा तो कुछ GPE कम होके काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जब वाई से और करीब जाएगा तो जीपी और कम हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी। तो आई गो विद ए। ये थोड़ा सा ध्यान करना है इसके ऊपर। सेरेस एंड वेस्टा आर टू एस्ट्रॉइड्स ऑर्बिट अराउंड द सन, ओके, और ऑलमोस्ट सर्कुलर हैं। द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड सेरेस इज वीकर, ओके। अब यहाँ पे उन्होंने ये हिंट दे दिया कि अगर ये सन है तो बेटे इसके अराउंड दो हमारे पास ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, और वो ड्वार्फ प्लैनेट्स लेट से एक यहाँ पे है, इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है, और जो दूसरे वाला है वो इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ओके, फाइन। तो आपने ये याद रखना है कि एज वी गो अवे फ्रॉम द सन तो इसकी जो ग्रेविटी है वो वीक पड़ती जाती है। तो यहाँ पे जी स्ट्रॉन्ग है
और यहाँ पे जी स्मॉल या वीक है, क्योंकि ये डिस्टेंसेस ऑर्बिट का ज्यादा है। जितना ऑर्बिट दूर होगा वहां पे उतनी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कम लगेगी, वीक हो जाएगी ग्रेविटेशनल फील्ड। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो वो स्ट्रोंगर होगी। ओके, इसका मतलब ये है कि सेरेस के ऊपर अगर वीकर है तो सेरेस इज इन द आउटर ऑर्बिट। तो इसका मतलब है कि वेस्टा इज इन द इनर ऑर्बिट। ओके, हाउ डज द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सेरेस फाइन। अब आप देखो कि क्योंकि जो सन के करीब वाले ऑर्बिट में मूव करेगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। ये आप फैक्ट याद रख लें, क्योंकि उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम है। तो इसलिए इसकी वेलोसिटी जो है 1/2 mv², ये ज्यादा होगी। और सी की 1/2 mv², ये थोड़ी होगी, इसकी थोड़ी होगी, इसकी ज्यादा होगी। दूसरे नंबर पे देखो कि सेरेस को एक बड़ा ऑर्बिट क्लियर करना होता है विद अ स्लो स्पीड, और जो वेस्टा है इसको एक स्मॉलर ऑर्बिट करना है, और वो भी विद अ हायर वेलोसिटी, ऑर्बिटल उसकी जो स्पीड है। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि स्मॉलर देन, अच्छा, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सेरेस स्मॉलर देन वेस्टा, यस ये तो सही है, ये भी सही है। ये दो सही नहीं हो सकते। ओके, ऑर्बिटल पीरियड ऑफ सेरेस। अब सेरेस का जो ऑर्बिटल पीरियड है, मतलब एक ऑर्बिट पूरा करने में उसको ज्यादा टाइम लगेगा, तो दैट इज ग्रेटर देन वेस्टा। वेस्टा का जो ऑर्बिटल पीरियड है वो छोटा है, सेरेस का ऑर्बिटल पीरियड बड़ा है, तो इसका मतलब है आई गो विद बी। अच्छा, द सन emits energy in the form of electromagnetic radiation which three components, ये आपका बेटे नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको याद करना है, ये याद रखना है आप। सन में से ज्यादातर इंफ्रारेड, विजिबल लाइट और अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट और अल्ट्रा वायलेट, ज्यादातर ये वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट होती हैं। When in the life cycle of a star are heavy elements produced, बेटे ये भी आपका नॉलेज बेस्ड है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हैवी एलिमेंट्स कब प्रोड्यूस होते हैं? जब एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, तो मोस्ट ऑफ द मैस डिस्पर्सेस इन द इंटरस्टेलर स्पेस, और इसके जो हैवी मेटल्स के एटम्स हैं वो सारे बिखर जाते हैं। तो व्हेन अ रेड सुपर जायंट एक्सप्लोड्स, the statements J, K, L and M describe different stages in the life cycle. अब लाइफ साइकिल आप एक दफा पढ़ लेना and you'll be able to answer this question. पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है? A cloud containing hydrogen collapses due to gravitational attraction, ठीक है। A red giant is produced, a white dwarf is produced, hydrogen undergoes nuclear fusion to produce helium। अच्छा, पहले J होता है, फिर M होता है, एम के बाद क्या होगा? रेड जाइंट होगा, और रेड जाइंट के बाद फिर जब वो फाइनल स्टेजेस में जाके तो फिर वो ड्वार्फ में चेंज होता है। तो JMKL। व्हाट प्रोवाइड्स एविडेंस फॉर द बिग बैंग थ्योरी। अच्छा देखो, हम ये कह रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, और हम एक और एक दूसरे को और तीसरे को और चौथे को और पांचवें को और छठे को और सातवें को, डिफरेंट स्टार्स को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि उनमें हमें रेड शिफ्ट का प्रोसेस नजर आ रहा है। मतलब उनकी जो ओरिजिनल लाइट है वो हमें उसकी वेवलेंथ स्ट्रेच हुई हुई हमें रिसीव होती है। तो इसका मतलब है कि ये भी हमसे दूर जा रहा है, ये भी दूर जा रहा है, ये भी दूर जा रहा है, इसीलिए उसमें रेड शिफ्ट आ रही है। तो अगर ऐसा है हमसे दूर जा रहे हैं, तो जो येस्टरडे था, येस्टरडे में तो ये कुछ थोड़े करीब होंगे, अगर हम एक महीना पीछे जाएं तो फिर शायद ये यहाँ पे एग्जिस्ट करते होते हैं।
एक मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ, जब हम एक साल पीछे जाते तो शायद ये यहाँ पे एग्जिस्ट करते होते, मतलब एट अ लार्जर डिस्टेंस, लेकिन पहले से तो कम ही होना था। तो अगर हम इसको 13 बिलियन ईयर्स रिवर्स हर एक चीज को ले जाएं, तो देन दे ईच एंड एवरी स्टार सीम्स टू जॉइन एट अ सिंगल पॉइंट। तो वो जो सिंगुलैरिटी है जहां से ये सारा कुछ शुरू हुआ, ये तो हम कहते हैं कि एक कोई बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ होगा, दैट इज कॉल्ड द बिग बैंग थ्योरी, और उसके बाद ये सारे एक दूसरे से स्प्लिट हुए। The explosion of heavy elements into space during a supernova explosion. What provides evidence? The increase in observed wavelength of radiation emitted by distant galaxies. The increase observed wavelength. Wavelength तो उसकी असल में ज्यादा नहीं हो जाती, लेकिन हमें जो ऑब्जर्व लगती है वो इस तरह से, इट गिव्स अ फील ऑफ इट, वो स्ट्रेच हुई भी लगती है। द न्यूक्लियर फ्यूजन, द स्मॉलर ऑर्बिट, तो इसके लिए हम बी को करेक्ट कह देते हैं। अच्छा जी, फाइनली light from the sun travels to the earth at a speed of 3.0 into 10 raised power 8 meters per second. The time for the complete journey, there is the sun एंड हेयर इज प्लेनेट अर्थ, और यहाँ से लाइट ट्रेवल करती है, और बेटे उसको टाइम लगता है 500 सेकेंड्स अप्रोक्सीमेटली। हमें उसकी स्पीड को ऑलरेडी पता है, दैट इज 3.0 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमें ऑलरेडी पता है, विच इज ये वाली, और हमें उसके लिए टाइम ऑलरेडी गिवन है कि 500 सेकेंड्स लगते हैं। टाइम को जब आप शिफ्ट कर देंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास डिस्टेंस निकल आएगा, और ये डिस्टेंस फिर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। व्हाट इज द एवरेज ऑर्बिटल स्पीड? ओके, जब डिस्टेंस पे बात खत्म नहीं होगी, आपके पास ये जो बेटे डिस्टेंस निकलेगा, इसको मैं आर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। और बेसिकली हमें तो पता है कि प्लेनेट अर्थ जो है वो तो इस तरह के एक सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है। तो हमें ये जो डिस्टेंस मिला, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं रेडियस 2 पाई, और ये जो आपने आंसर निकाला ये वाला, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, डिवाइडेड बाय 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास निकल आएगा अर्थ ऑर्बिटल, व्हाट इज द एवरेज ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड आपको पता चल जाएगी, और ये उन्होंने आगे खैर उसको सॉल्व भी किया हुआ है, आंसर उसका आपका सी आ जाएगा। कॉमन मिस्टेक यहाँ पे क्या हो सकती है? टाइम टेकन फॉर अर्थ टू कंप्लीट वन ऑर्बिट इज 1 ईयर। दिस नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू सेकंड्स, और हो सकता है कि आप सेकंड्स में कन्वर्ट ना करें तो गड़बड़ हो जाएगी। इन द सन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एन एनर्जी स्टोर्ड। तो वो जो एनर्जी स्टोर होती है बेटे, वो न्यूक्लियाई के अंदर होती है, जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। और उसके बाद फ्यूजन का प्रोसेस हमने स्टार में पढ़ा हुआ है, और विदाउट एनी एम्बिग्विटी रिएक्शन जो है वो तो फ्यूजन होता है। तो आई से कि डी इज करेक्ट ऑप्शन। The light emitted from a galaxy is red-shifted when detected on Earth. That means कि galaxy is moving away from us. Red-shifted मतलब कि उसका जो भी कलर है, violet, indigo, blue, green, येलो, ऑरेंज, रेड, जो भी उसका कलर है, हमें वो कलर उसके अपने ओरिजिनल की बजाय उससे रेड की तरफ शिफ्ट हुआ हुआ नजर आता है। हो सकता है कि वो ब्लू कलर की लाइट उसमें से निकल रही हो, लेकिन अगर ब्लू है भी तो हमें या तो वो ग्रीन लग रही होगी या येलो लग रही हो सकता है उसमें से येलो एक्चुअली लाइट उसकी निकल रही हो, लेकिन हमें वो येलो की बजाय हमें वो लग रहा है कि जैसे ऑरेंज है, या हमें लग रहा है कि जैसे वो रेड है। तो ओवरऑल उसमें एक शिफ्ट है जो ओरिजिनल से टुवर्ड्स रेड है, इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे रेड शिफ्ट है। तो हाउ डज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट व्हेन डिटेक्टेड ऑन अर्थ कंपेयर विद द फ्रीक्वेंसी व्हेन एमिटेड? व्हाट इज द डायरेक्शन? क्योंकि हमें उसमें रेड शिफ्ट नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज हुई हुई लगती है। वेवलेंथ इंक्रीज हुए होने का मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी उसकी फर्दर डिक्रीज कर जाती है। ओके, तो फ्रीक्वेंसी में लेस लगेगी, और द स्टार और द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम अस, तो उस लिहाज से इसमें ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। आई होप के दिस विल हेल्प यू। आई कैन शेयर दिस डॉक्यूमेंट along with the video as well. Thank you so much.